हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि एक वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। काफ़ी टाइम हो गया हमको बात करे हुए। थोड़े से अपने कामों में बिजी थे, थोड़ी एग्ज़ाम प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो टाइम नहीं मिल पाया था आपके लिए। ना हम काफ़ी सारे मैं वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें नो डाउट हम एक कोर्ट जजमेंट्स की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ एथिक्स के भी वीडियोस हैं और कुछ कई सारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज़ हैं। आपको थोड़ी सी रियलिटीज़ जो हैं इस प्रिपरेशन के दौरान मैं उन पे बात भी करना चाहूँगा, क्योंकि इस अभी पूरी काफ़ी सारे पिछले लास्ट 5 to 6 मंथ्स में कई सारे लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ। कई सारे फेलो जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुई। कुछ बच्चे वो मिले जिनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। कई सारे लगातार प्री क्वालिफाई कर रहे थे लेकिन मेंस नहीं निकल रहा था। तो एक डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मुलाकात हुई, लोगों ने अपने इनपुट्स भी मेरे को दिए। तो वो सारी बातें मैं रखूँगा धीरे धीरे करके। तो आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली, जो मैंने कहा कि एक टॉपिक मेरे मन में था, ये अपलोड मुझे पहले करना था लेकिन टाइम नहीं निकाल पाया मैं। तो डेट इज़ मोर अबाउट इम्पोर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स। ये 2-3 पार्ट में आएगा, क्योंकि बड़े सारे जजमेंट्स हैं जो मेन हैं। मैं सारे नहीं ले रहा, लेकिन जो काम आएंगे आपके, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये जजमेंट्स क्यों पढ़ने हैं हमको, अगर हम बात करें तो क्या ये ज़रूरी है? देखो, GS2 में अगर स्कोर करना है आपको, मेंस में आप सोच रहे हो कि मुझे स्कोर चाहिए, अगर आपको 105 प्लस या 110 प्लस, आपको कोई भी स्कोर चाहिए, इन बिना जजमेंट्स के आप नहीं ला सकते। ये जजमेंट्स ये वैल्यू एडिशन का काम करते हैं, कंटेंट इनरिचमेंट का काम करते हैं। ठीक है। तो आजकल तो सीधे क्वेश्चन भी फिल्म्स में आते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है। तो ये सारे जो मीनिंग होते हैं, थोड़ा सा जो एनालिसिस होता है कि इनका मीनिंग कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी इन्हीं टॉपिक से आती हैं। तो हमको ये डायरेक्टली भी मिलता है, और प्लस हम बात करें तो हमको ये GS2 के आंसर्स में आपको यूज़ करना है। यूपीएससी सीधे क्वेश्चंस पूछती है, वो डायरेक्ट लिखती है कि यूज़ कोर्ट जजमेंट्स, कोर्ट केसेस। अगर वो नहीं भी पूछ रही है तो आपको खुद से लिखते आने चाहिए जहाँ भी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्ट जजमेंट होता है, चाहे वो स्पीकर हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट की पावर का यूज़ हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो आपको यूज़ करना है, तो डेट इज़ वो आपके कंटेंट को एनरिच करेगी, और वैल्यू जो है, हम बोलते हैं वैल्यू इन्हांसमेंट, उसका काम करती है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इनके अंदर कुछ कुछ इश्यूज जो इन टॉपिक्स पे है, लाइक इश्यू ऑन बेसिक स्ट्रक्चर, ये आपने पढ़ा भी होगा। आर्टिकल 21 ये इस बार आया भी था, और मैं ये मान भी रहा था कि आएगा, तो आप कितना अच्छे से कोर्ट जजमेंट को यूज़ करते हैं। देन फंडामेंटल राइट वर्सेस DPSP का एक बड़ा मुद्दा रहता है। एजुकेशन, रिलीजन, इसके अलावा और भी होंगे, वो हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम पहले बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का। जो बिल्डअप था वो क्या था बेसिकली, आप सभी पढ़े होंगे, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा नहीं। 1951-52 शंकरी प्रसाद, और सज्जन सिंह केस 1965। तो ये दो ऐसे केसेस थे पहले आपके, जो अर्लियर केसेस थे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पार्लियामेंट जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका कोई भी पार्ट को वो अमेंड कर सकती है। यहाँ पे कोई डिबेट नहीं थी। उन्होंने उनको कंप्लीट पावर दे रखी थी कि आप जो चाहें कर सकते हैं। इशू कहाँ बदला, डेट इज आप जानते हैं कि द फेमस गोलकनाथ केस ऑफ 1967। उसमें क्या हुआ, जजमेंट को रिवर्स कर दिया। जो पहले दे रहे थे, पहले क्या बोल रहे थे कि अलाउ है, ना उन्होंने बोल दिया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स परमानेंट है। ठीक है, वो इनडिलीटेबल है, मीन्स आप उनको हटा नहीं सकते, आप उनको अमेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 13 को उन्होंने कोट किया, और आर्टिकल 13 को उन्होंने कहा कि ये उनकी पावर को कंट्रोल करती है। तो काइंड ऑफ ये है कि आप इस प्रकार से नहीं हटा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम मान लिया गया, यहाँ पे ये इशू आ गया, और इसी केस को रिजोल्व किया गया फिर 1973 का द क्लासिकल केस, जो 50 साल भी हो चुके हैं। कि क्या हुआ उसमें, देन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नो डाउट सारे प्रोविजंस अमेंड किए जा सकते हैं। ठीक है। एक इंटरेस्ट, अभी पहले हम समझ रहे हैं, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्या अंतर है। उन्होंने क्या माना कि यू कैन अमेंड ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे, चाहे जो भी हो। और यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर दी कि एक होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, एक होती है लेजिस्लेटिव पावर, और दोनों को उन्होंने बोला कि सेम नहीं होती। एक लॉ बनाना, कोई लॉ पास करना, संविधान को अमेंड करना, दो एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है, दोनों को अलग अलग डील करना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर होती है उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, तो वही उस पर जो उन्होंने लगाया, लिमिटेशंस जो लगाई, उन्होंने साफ कहा कि आप अमेंड कीजिए, लेकिन ध्यान रखें जब आप अमेंड कर रहे हैं तो ना तो वो डैमेज करना चाहिए, ना डिस्ट्रॉय, ना चेंज, ना इमेसिकुलेट, ना ही अब्रोगेट। किसको, बेसिक स्ट्रक्चर को, जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है,
तो उसको ना डिस्ट्रॉय करें, ना चेंज करें, ना डैमेज करें, ना अब्रोगेट करें। तो आप कुछ भी करें लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को आप डैमेज नहीं करेंगे। ये पार्ट यहाँ पे आया आपका फाइनली। मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ मेजर कोर्ट केसेस जो जुड़े हुए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर अपने आप में पूरा एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है आपके मेंस में, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या इश्यूज़ हैं, तो वो आपको अलग से पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में लिमिटेशंस क्या है कि वो जुडिशल ने बनाया खुद से, संविधान में नहीं है, इसका इश्यूज़ क्या आने लगे हैं, तो यू हैव टू राइट ऑल दोज पॉइंट्स देयर। वो आप पॉलिटी में अलग से पढ़ेंगे। आई एम जस्ट स्पीकिंग अबाउट मोर अबाउट द पार्टिकुलर कोर्ट केसेस में क्या जजमेंट है। ठीक है, तो यहाँ भी बात आ गई इस चीज़ को लेके। उसी के बाद फिर जो IR कोहिलो केस हुआ, ये केस और भी काम में आएगा, लेकिन इसमें साफ बोल दिया कि आर्टिकल 32 जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का है, तो उसको भी माना गया कि वो भी किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का। मीन्स आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते हो। मेनका गांधी केस में क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू भी अपने आप में पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। सिमिलर चंद्रा कुमार, नॉट चंद्रा, चंद्रा कुमार केस, चंद्रा कुमार केस में क्या कहा, जो आपका जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो भी किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का। और इसी में उन्होंने कहा भी था कि ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट होता है वो जाना चाहिए कहाँ पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आप उस रिट पावर को नहीं छीन सकते हो, या कोई पावर को आप नहीं छीन सकते। तो कभी ऐसा क्वेश्चन फ्यूचर में आ जाए कि एक्सपांशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स या एक्सपांशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, जो भी चीज़ है आपको लगता है, तो आपको ये सारे केसेस यूज़ करने कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना ब्रॉडन व्यू किया है टॉपिक को लेके, बेसिक स्ट्रक्चर को लेके। तो ये सारी बात हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का कितना बड़ा इलाबोरेशन है। सिर्फ यही नहीं, इवन सेकुलरिज्म भी है जो आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर बता दूँ तो आप SR बोम्मई भी लिख सकते हो। SR बोम्मई केस है ना, उसमें बोला था कि फेडरलिज्म सेकुलरिज्म इज आल्सो बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ भी होती हैं। तो कभी एलाबोरेट करने को आए तो यू हैव टू यूज़ ऑल दिस काइंड ऑफ कोर्ट जजमेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये कहानी है किसकी, आपकी बेसिक स्ट्रक्चर की। ना हम बात कर लेते हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का भी सेम मुद्दा आया था कि प्रियम्बल क्या है क्या नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला केस था AK गोपालन केस। तो इस AK गोपालन केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप प्रियम्बल का यूज़ ज़रूर कीजिए। प्रियम्बल का यूज़ वहाँ करें जहाँ पे आपको कोई ना कोई एम्बिग्यूटी देखने को मिल रही है। इट मीन्स जहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हैं, जहाँ हम दो बातों में फंसे हुए हैं, हम मीनिंग क्लियर नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन प्रियम्बल का यूज़ करें, ताकि जो हमारे जिन्होंने बनाई है संविधान, जो हमारी असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो उन्होंने क्या सोच के इस प्रोविज़न को बनाया होगा, तो हमके उनका जो माइंड है हम उनको वो पढ़ना चाहते हैं, तो हम इस प्रियम्बल से उनके माइंड्स को पढ़ सकते हैं। तो तभी हमें ये यूज़ करना है। हमें ये यूज़ नहीं करना है जब चीज़ें एक्सप्लिसिट दे रखी हों। ठीक है, संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें अगर प्रोविज़न एकदम क्लियर है, एकदम साफ दे रखा है कि भाई ये प्रोविज़न है, लाइक ये फंडामेंटल राइट है, ये DPSP है, जो भी चीज़ क्लियरली दे रखी है, तो उसमें हमको यूज़ नहीं करना है कि प्रियम्बल में क्या है। तो साफ बोला गया कि जहाँ पे क्या लग रहा है, जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, दुविधा में फंस जाते हो, तो देन यू हैव टू यूज़ प्रियम्बल। ओके, ये कहा था AK गोपालन के अंदर। बेरुवारी केस जब हुआ आपका, तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि किसका पार्ट नहीं है ये, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही क्या करना है इसका, हमें संविधान में कोई भी इसको हम यूज़ नहीं करेंगे उसके इंटरप्रिटेशन में। माना फ्यूचर में इशू आता है जम्मू कश्मीर का या किसी कंट्री का या किसी भी स्टेट का या कोई मुद्दे को लेके, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप प्रियम्बल को लेके आ जाएंगे काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये मना क्या किसके अंदर, बेरुवारी केस के अंदर। इसके बाद फिर फाइनली के भारती केस में उन्होंने एकदम क्लियरली डिफाइन किया, के भारती में केशवानंद भारती सेम केस में उन्होंने कहा कि नहीं, प्रियम्बल एक बड़ा महत्व रखता है, इट इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना चाहिए और उसको आपको इंटरप्रेट करना चाहिए किसमें, इन द विज़न ऑफ प्रियम्बल। तो जो प्रियम्बल का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, जो आइडियल से जो विज़न है, उसको ध्यान में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप संविधान या जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप पढ़ें। तो यू हैव टू रीड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रियम्बल। ओके, और इसी को उन्होंने यहाँ भी और एलाबोरेट किया कि जब भी इशू आ रहा है कि लाइक फंडामेंटल राइट्स बढ़े हैं कि DPSP बढ़े हैं, जो इशू आएगा भी सही, तो उसमें भी आपको प्रियम्बल को यूज़ करते आना चाहिए। तो आपके जो इश्यूज़ हैं वो प्रियम्बल से आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसा केशवानंद भारती ने कहा था, केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रियम्बल पर अगर क्वेश्चन आए हैं ना, आते हैं कभी कभार, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो कंक्लूजन वाला पार्ट होगा ना, वहाँ पे आप इनको बड़ा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इट विल रीच इनहांस योर, जिसको बोलते हैं ना कि आपके मार्क्स बढ़ा सकता है वो।
नाउ क्योंकि ये चीज़ आ गई है तो मैं यहाँ पे एक डॉक्ट्राइन भी इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, क्योंकि ये इसी में था इशू कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो एक फेमस केस हुआ था भिकाजी नारायण केस। भिकाजी नारायण केस ने क्या कहा था कि भाई कोई लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हैं, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, वो वैलिड रहेंगे। हाँ, लेकिन वो एक्लिप्स हो जाएंगे कि अगर वो क्या है, फंडामेंटल राइट के साथ नहीं है। लेकिन अगर आपने उनको अमेंड कर दिया, आपने उनको अमेंड कर दिया एंड नाउ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है, वापस से वही आपके रूल में आ जाते हैं। इट सिंपली मीन्स काइंड ऑफ क्या, ये कोई लॉ था, ठीक है, ये कोई लॉ था, लेकिन ये क्या था, फंडामेंटल राइट से मैच नहीं कर रहा था, हमारे संविधान से मैच नहीं कर रहा था, तो ये एक्लिप्स हो जाएगा, मीन्स ये छुप जाएगा, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। और जैसे ही आपने फंडामेंटल राइट के साथ इसको बराबर से सही कर लिया, आपने इसको अमेंड कर दिया, प्रोविजन सही कर दिए, तो ये जो फिर आपका ये जो एक्लिप्स था ये हट जाएगा और ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर अंबिका मिल केस में क्या हुआ, इन्होंने इसी को एलाबोरेट किया कि ये सिर्फ प्री वाले में नहीं है, ये पोस्ट वाले में भी अलाउड है। ये सरकार का कानून बनाती है, जो अलग चल रहा है तो उसको वो एक्लिप्स कर सकते हैं, उसको हटाएंगे तो आप चीज़ें सही हो जाएंगी। डेट इज़ ए पार्ट ऑफ एक्लिप्स। सिमिलर एक और डॉक्ट्राइन निकल के आ जाती है, इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है ओवर रूलिंग वाला। इसमें क्या है, ये गोलकनाथ केस में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही पुराना जजमेंट को क्या ओवर रूल किया था और बोला था कि इसका इम्पैक्ट चालू होगा कहाँ पे, फ्यूचर में, पास से अप्लाई नहीं होगा। इट वॉन्ट बी अप्लाइड फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो अप्लाई कहाँ पे होगा, ये पोस्ट, मतलब मीन्स फ्यूचर में अप्लाइड होगा, आज के बाद, पहले अप्लाइड नहीं होगा, ऐसा गोलकनाथ केस में कहा गया था, ठीक है। तो ये बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, मीन्स हम जजमेंट दे रहे हैं, किसी चीज़ को हम मना कर रहे हैं कि भाई पास्ट में जजमेंट हमारा जो था वो सही नहीं था, जैसे हम कहा ईश्वरानंद भारती में हमने जजमेंट चेंज किया, हाँ, लेकिन ये है कि जो पहले जो हो चुके हैं उस पर ही अप्लीकेबल नहीं होता है, ये फ्यूचर का ही एस्पेक्ट है। तो केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट आया वो जजमेंट के बाद अप्लाई होंगे, पहले अप्लाई नहीं होंगे। तो ये मीनिंग हो जाता है इसका, ये आइडिया गोलकनाथ केस में ही लाया गया था। नाउ शिक्षा की हम बात करें, एजुकेशन में क्या है, एक दो क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन के ऊपर, तो वहाँ पे आपका एक कंटेंट रीच कर सकते हैं। एक फेमस केस है ये इनामदार वर्सेस महाराष्ट्र केस, इनामदार केस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि भाई जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट अनएडेड स्कूल मीन्स निजी संस्थान है और गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं कर रही है, मीन्स वो फंडिंग प्राइवेट लोग खुद से ही कर रहे हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्राइवेट कोटा आपको अलाउ नहीं करना है, उसमें प्राइवेट लोगों की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 19G के अगेंस्ट है, जो आपको फ्रीडम दी गई है ऑक्यूपेशन की, ये उसके खिलाफ है, ओके, जो फ्रीडम आपको दी गई थी ऑक्यूपेशन, ये उसके खिलाफ माना गया। देन गवर्नमेंट ने फिर क्या करा, 93 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया जिसमें गवर्नमेंट थोड़ी सी पाबंदियाँ लगा दी, ओके। तो ये पहला एक केस था जहाँ पे साफ मना कर दिया गया कि आप ऐसे कोई कोटा, ऐसा कोई रिजर्वेशन, कोटा मीन्स व्हाट इज रिजर्वेशन, आप ऐसे रिजर्वेशन नहीं ला सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। ये हुआ था इनामदार केस में। फिर अशोक ठाकुर केस जब हुआ, अभी हम ये बताता हूँ 93 अमेंडमेंट क्या है। 93 अमेंडमेंट को लेके मतलब आपके उन्होंने माना था कि आपको ये कोटा फुलफिल करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आ चुका था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बाद में फिर से केस सुना गया और फेमस केस हुआ सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल केस। काफ़ी सारे प्राइवेट लोगों ने उसको यूज़ किया कि ये गलत है कोटा लगाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये जो RTE एक्ट है आपका, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसके अंदर ये जो कोटा है, आपने पढ़ा होगा कि 25% ऑफ सीट्स जो है आपको रिजर्व करनी होगी SC और ST कैंडिडेट्स के लिए हर स्कूल में, चाहे स्कूल प्राइवेट हो या स्कूल पब्लिक हो, दोनों स्कूलों में अलाउ किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये प्रोविज़न भी एकदम सही है। और ऐसा क्यों बोला उन्होंने, दे मेंशन क्लियरली दैट एजुकेशन इज़ नॉट प्योरली ए कमर्शियल एंटरप्राइज, कि जो शिक्षा का काम है वो कम्प्लीटली रूप से वाणिज्य वाला नहीं है, इट मीन्स इट इज़ नॉट ए प्रॉफिट मेकिंग कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा आपका क्या जुड़ा हुआ है, अलग हित भी जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। उन्होंने क्या कहा, आर्टिकल 21A जो है जिसमें आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया है, वो स्टेट पे ऑब्लिगेशन है, वो स्टेट को करना है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि राइट टू एजुकेशन एक चाइल्ड सेंटर्ड एक्ट है, चाइल्ड का वेलफेयर होगा और उस वेलफेयर में सबका कंट्रीब्यूशन होगा, इसीलिए प्राइवेट कोटा रखना होगा किनको, स्कूलों को।
ये फेमस केस है। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए इन फ्यूचर में कि क्या आप इसके खिलाफ हैं कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल्स में, तो यू हैव टू यूज़ ऑल दो जजमेंट्स। ये आपका कंटेंट को इनरिच करेगा। एंड देन मोहिनी जैन जो फेमस केस है, या उन्नी कृष्णन जो केस है, बड़ा फेमस केस था। इसको उन्होंने राइट टू एजुकेशन को उन्होंने जोड़ दिया किसके अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर। तो उन्होंने बोला कि राइट टू एजुकेशन इटसेल्फ इज़ ए फंडामेंटल राइट। ओके, तो उन्होंने आर्टिकल 21 में डाला था, और फिर हम खुद भी जानते हैं कि फाइनली क्या हुआ, फिर 21(1) को अमेंड किया गया और चीज़ें डाल दी गई। तो फेमस उन्नी कृष्णन केस के बाद ही वो चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। एंड देन लास्ट टी में पाई केस, ये बेसिकली प्योरली ऑन माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए है। उन्होंने साफ कहा कि भाई कोई भी सिटीजन्स हैं उनको राइट्स है, अधिकार है कि वो अपना शैक्षणिक संस्थान डेट इज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को वो बना सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अब्सोल्यूट नहीं है। और ये फेमस केस यूज़ भी हुआ था आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले केस में, AMU वाले केस में, कि अब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट अगर चाहे तो रेगुलेशंस लगा सकते हैं। ये ध्यान रखते हो कि चीज़ों का एक्सीलेंस, जो मेन एजुकेशन का जो मोटो होता है कि भाई अच्छी शिक्षा मिले, वो ख़राब ना हो, तो गवर्नमेंट चाहे तो इंटरफेरेंस कर सकती है। ये टी में पाए केस का फेमस जजमेंट है। तो इसी में उन्होंने क्या कहा कि जो माइनॉरिटी संस्थान है और जो कैसे हैं नेचर के, एडेड नेचर के, एडेड मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, तो उसमें जो नॉन माइनॉरिटी लोग पढ़ेंगे वो स्टेट ही डिसाइड करेगा, ना कि कॉलेज खुद। याद रखिएगा किसमें, एडेड वाले में, मतलब कोई संस्थान है लाइक, और फंडिंग गवर्नमेंट दे रही है, लाइक जिसमें कहा ना AMU वाला केस था कि उसमें फंडिंग गवर्नमेंट की जाती है, तो फिर आप उसमें ऐसा नहीं कर सकते। उसमें कितने लोग नॉन माइनॉरिटी रहेंगे वो स्टेट का पार्ट है, ठीक है। और ये जो है, जो अनएडेड MEI है उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, फीस को, मतलब जिसको गवर्नमेंट फंडिंग नहीं दे रही है उनकी फ़ीस को हम रेगुलेट नहीं कर सकते। ये सारे मैटर्स थे। ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दिस टी में पाई केस, क्योंकि आजकल ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप चाहो तो उसको भूल भी सकते हैं। इतना, दैट इज़ नथिंग लाइक दिस। ओके, बहुत ही रियली यूज़ में आएगा ये। नाउ नेक्स्ट मेन इज़ रिजर्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस है आपके लिए, रिजर्वेशन का मैटर, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा चलता ही रहता है आपका। नाउ रिजर्वेशन, तो हम खुद भी जानते हैं कि इट इज़ बेसिकली पॉजिटिव अफर्मेशन हम बोल सकते हैं। ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे साथ जो मतलब इंडियन सोसाइटी में चलता आ रहा है सालों से, डिस्क्रिमिनेशन। तो इट्स ए मैकेनिज्म फॉर पॉजिटिव अफर्मेशन, कि हम किस प्रकार से लोगों को जो है मतलब अफर्मेशन बोलते हैं, या बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हो आप इसको, कि हम किस प्रकार से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हम आगे लेके आ सकते हैं हमारे पिछड़े वर्ग को। तो हम क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं। इस पर कई सारे केस है जो आप खुद भी जानते हैं कि लाइक द फेमस केस ऑफ इंदिरा साहनी ऑफ 1992। उसमें क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, सिर्फ कास्ट इज़ द ओनली क्राइटेरिया फॉर रिजर्वेशन। साफ बोला कि उस टाइम पर उन्होंने साफ मना कर दिया क्या, कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है वो अलाउ नहीं है किसके अंदर, आपका इस केस के अंदर, मीन्स वो क्राइटेरिया नहीं होगा रिजर्वेशन का, ओनली कास्ट। और उन्होंने जो बालाजी केस जजमेंट हुआ था इससे पहले, उसमें उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक भी सोचो, उसको मना कर दिया और बोला कि सिर्फ अप्लाई होगा एंट्री पे, 50% की लिमिट होगी, मीन्स रिजर्वेशन 50% से ऊपर आप नहीं ला सकते। ये सारा क्राइटेरिया इंदिरा साहनी केस में हुआ। उसके बाद एक फेमस केस हुआ नागराज केस। नागराज केस था प्रमोशन को लेके, तो इसमें उन्होंने अलाउ किया कि जो इंदिरा साहनी में था कि सिर्फ अपॉइंटमेंट में होगा, तो बोला कि नहीं, प्रमोशन में भी अलाउ कर सकते हो, लेकिन 3 कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला, हमें एक रिपोर्ट चाहिए कि भाई वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, इट मीन्स उनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में नहीं है, पहले ये पता करो। और एक प्रॉपर डेटा हमको दो, डेट इज़ वेरीफिएबल डेटा हमको चाहिए कि भाई ये है तो बताइए। और जो आर्टिकल 335 है उसके अंदर आपकी जो एफिशिएंसी है वो कम नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 335 वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर भी 2023 प्रीलिम्स में भी आ चुका है। ओके, तो साफ बोला गया कि भाई ऐसी एफिशिएंसी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। जर्नैल सिंह केस में इसी जो आपका जजमेंट था नागराज का, उसको अमेंड किया और उन्होंने बोला कि नहीं, डेटा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे डेटा वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को उन्होंने साफ मना कर दिया कि यार नहीं, यहाँ पे हमें ऐसी कोई नीड नहीं होगी जर्नैल सिंह केस में। ओके, ये भी याद रखना। फिर जब राम सिंह केस आया, तो राम सिंह केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आपको थोड़ा सा नॉन कास्ट बेसिस पे क्या देना पड़ेगा। आप सोचिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है और बैकवर्ड क्लासेस को थोड़ा सा
इस मायने में भी आप उनको रिजर्वेशन दीजिए। और इसी के बाद ही हमारा जो कंसेप्ट आया EWS का वो निकल के आया धीरे धीरे। तो राम सिंह केस एक फेमस जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नॉन कास्ट भी जाके देखें और उनको भी हेल्प करें। तो यहीं से जो बात थी EWS की वापस से बल पकड़ लेती है। और अभी रिसेंटली सबसे लेटेस्ट केस इसमें यही है, जनहित अभियान केस, जिसमें 103rd अमेंडमेंट दैट इज़ EWS रिजर्वेशन, जिसमें 10% आरक्षण दिया जाता है आपके मतलब कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया गया है। दिए तो पहले दिया था, यहाँ पे उसको अपहेल्ड किया गया कि ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही है। तो बेसिकली जो चालू हुआ था केस, जिसमें आइडिया आया था राम सिंह केस से, उसी को आगे लेके गए, कहाँ चले गए, जनहित अभियान केस में। ये सारी कहानी है किसकी, आपकी रिजर्वेशन की। जब भी क्वेश्चन आता है यू हैव टू यूज़ ऑल दस काइंड ऑफ थिंग। ये एक मैं अलग से ले रहा हूँ कि आप चाहो तो यूज़ करो, नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूँ स्पीडली कि बेसिकली बात आई थी मेरिट और नॉन मेरिट वाली। जो एम्स का केस था, फैकल्टी एसोसिएशन ऑफ एम्स केस, इसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कुछ जॉब्स जो है उसको आपको सिर्फ मेरिट पे रखनी चाहिए, हर जॉब आप रिजर्वेशन में नहीं रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि लेटर जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो देख ले उनको रिजर्वेशन अप्लाई करना है कि नहीं। सुपर स्पेशलिटी पोस्ट पर, मीन्स जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं बड़े बड़े लेवल पे, आप वहाँ पे रिजर्वेशन चाहते हो ये नहीं चाहते, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर ले। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि कुछ जॉब्स पे मेरिट पे होना चाहिए, वहाँ पे हम कास्ट अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बात क्वालिटी की आ जाती है और एक्सीलेंस की आ जाती है। ये केस वहाँ पे रहा था। नाउ प्रेस फ्रीडम। अब क्वेश्चन प्रेस फ्रीडम पे आए, राइट टू फ्रीडम पे आए, कोई ऐसे आ जाए, है ना, कोई एथिक्स में पेपर आ जाए, यू हैव टू यूज़ दिस काइंड ऑफ कोर्ट। एक फेमस केस है साहकाल पेपर केस। उन्होंने साफ कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस सीधी सी बात है आर्टिकल 19 का पार्ट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 कवर्स फ्रीडम ऑफ प्रेस। और दूसरा केस आया था ब्रिजभूषण केस। इस ब्रिजभूषण केस में क्या कहा उन्होंने कि इंडिया में क्या अलाउ नहीं है, प्रायर सेंसरशिप, कि पब्लिश करने से पहले ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको वो कंटेंट दिखाया जाएगा और फिर आप उसको सेंसर करेंगे। मिनटिस हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आपका जो मन है वो आप छाप सकते हैं। हाँ, हालांकि ये ज़रूरी है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे रिश्ते ख़राब हों, कंट्रीज़ के इशू फैले, लेकिन फिर भी ये है कि आपको प्री सेंसर करने का कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। नाउ कुछ स्पेशल केसेस हैं स्पोर्ट्स मोल, दैट इज़ क्रिमिनल जस्टिस केस। मतलब जो हमारे जो जेल वाला मैटर है, जो हमारे प्रिजन्स वाले लोग हैं उनकी क्या स्थिति चलती रहती है, क्या कानून है उनके लिए, जैसे आपके अंडर ट्रायल्स हो गए, क्या स्थिति है, तो ये सारे फैक्ट भी समझ लो। एक फेमस केस जो इसके अंदर है आपका, उसको बताता हूँ मैं आपको। तो दैट इज़ फेमस केस इज सेल्वी केस। सेल्वी केस में उन्होंने क्या कहा, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करा गया। जो कॉमन तरीका था कि भाई सच उगलवाने का, पता करने का, कि नार्को टेस्ट करा दो, उसको एक ड्रग खिला दो, इससे उसका जो मेंटल स्टेट थोड़ा सा कमज़ोर हो जाए, वो सच बोल दे, ब्रेन मैपिंग करा लो। उन्होंने बोला कि नहीं, ये किसके खिलाफ है, आर्टिकल 20 के खिलाफ। दैट इज़ सेल्फ इंस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ सेल्फ विटनेस। किसी को आप फोर्सफुली खुद के खिलाफ बोलने से नहीं, आप उनको नहीं आप नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हालांकि उन्होंने DNA सैंपल लेने को अलाउ किया, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा आपकी जो इन्वेस्टिगेशन ठीक हो जाती है, इसलिए। बाकी ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्टिंग पे थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करी थी। देन द मोस्ट फेमस केस आपका है हुसैनरा खातून केस। बहुत ही फेमस केस, आपको ये याद रखना है। सबसे बड़ी बात इन्होंने कही थी कि जो बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको फ्री लीगल एड दिया जाए। फ्री लीगल एड का मतलब होता है कि उनसे बिना पैसे लिए उनको वकील, जो लॉयर होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, उनकी सर्विस दी जाए ताकि वो इजीली जस्टिस को पा सके। दूसरा बड़ी बात उन्होंने कही थी, दैट इज़ राइट टू स्पीडी ट्रायल, क्योंकि इंडिया में ट्रायल बहुत ही धीरे चलते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल को स्पीडली करो, टाइमली जस्टिस दो, ये बात थी। और मोर इम्पॉर्टेंट बात थी अंडर ट्रायल की कंडीशन की। इंडिया में आज भी 4 लाख से ऊपर अंडर ट्रायल बैठे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करो। और इस बार ये हुआ है कि जो आपके जो नया संहिता आई है, भारतीय जो न्याय संहिता हैं, उसमें उन्होंने ऐसे कंडीशंस रखी है कि बेल आपको इजीली मिलेगी। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लिंक करके पढ़ना है। इसमें मेंस में क्वेश्चन भी आया था एथिक्स में। तो ये सारी कहानी है हुसैनरा खातून, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। एंड लास्ट केस है शत्रुघ्न चौहान केस। इसमें यह कहा गया था कि अगर आप टाइमली डेथ सेंटेंस नहीं दे रहे हैं
तो हम उनकी जो प्रिजनमेंट है, जो उनकी जो भी केस था उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कवर कर देंगे, कम्यूट कर देंगे। कम्यूट मतलब चेंज करना, क्योंकि अगर आप ऐसा डिले करोगे तो उनका कहना है कि जस्टिस डिनाई हो रहा है। अगर आपको डेथ पेनल्टी देनी, टाइमली डेथ पेनल्टी आप दे दें, उनको परेशान ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे, टाइम लगाएंगे, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अंदर। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही है कि जब हम थोड़ी सी सहायता दें, थोड़ा सा जब उनको हम दया, इसको बोलते दया दिखाएं, क्लीमेंसी वगैरह दिखाएं, थोड़ी सी सहानुभूति दिखाएं, तो उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के अंदर जो साइकेट्रिक कंडीशंस है उसको भी ऑब्जर्व किया जाए कि व्यक्ति में क्या क्या चीज़ें हैं, बदलाव कितना आ रहा है, क्या वो कर रहा है, ये भी ज़रूरी बन जाता है जस्टिस देने के लिए। ओके, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे ना। हमारा जो एक मेन टॉपिक है नेक्स्ट, उसको हम तैयार यहाँ पे कर सकते हैं, डेट इज़ फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी का इशू। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा, आप खुद भी जानते हैं कि बहुत चर्चा हुई इस पर कि कौन बड़ा है, किसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ आपको आज मैटर्स में। चंपाकम डोई राजेन केस 1952, बहुत फेमस केस, पहली बार डिबेट यहीं पे आई। और इस डिबेट में क्या कहा गया कि भाई डीपीएसपी क्योंकि इन्फोर्सिबल नहीं है, उसमें कोई फोर्स नहीं लगता, मीन फोर्स लगता मतलब कोई उसमें कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिसको इन्फोर्स करा सके, वो सिर्फ एक गाइडलाइंस है। लेकिन फंडामेंटल राइट क्या है, वो इन्फोर्सिएबल है, इसलिए पवित्र भी है, डेट इज सैक्रोसैंक्ट है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट से सब्सिडायरी मीन्स नीचे और उनके अनुसार ही चलना है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं आते हैं। ये चंपा के राजम केस में फैसला था, पहला केस। ये और आगे गया, देन फिर से आया गोलकनाथ केस। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या बोला, फंडामेंटल राइट्स क्योंकि इन्फोर्सिबल है, तो साथ में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या है, उनको ट्रांसेंडेंटल पोजीशंस दी गई और उनको आप अब्रिज नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी उन्होंने साफ कहा कि आप फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकते। हमने देखा भी था कि इवन अमेंडमेंट भी अलाउ नहीं किया था गोलकनाथ केस में। चीज़ें बदली केस में, केशवानंद भारती केस में, उसमें क्या कहा, बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आ गया। फंडामेंटल राइट्स को आप हटा सकते हैं, आप अब्रीज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन ना हो, मूल ढांचा हमारा बना रहे, बाकी जो हटाना है आप हटा सकते हैं। देन 42nd अमेंडमेंट हुआ, आप खुद भी जानते हैं, उसमें साफ बोला इंदिरा गांधी के टाइम कि नहीं, डीपीएसपी ज़्यादा बड़ी है किससे, फंडामेंटल राइट से। और अमेंडमेंट भी लेके आए 31C वगैरह, इसमें डीपीएसपी लॉ वगैरह लेके आए। आपने पढ़ा भी होगा कि वो उस टाइम पे सोशल रिफॉर्म्स करना चाह रही थी, लैंड रिफॉर्म्स करना चाह रही थी, तो उन्होंने कई सारे चेंजेस करना चाहे और डीपीएसपी को बड़ा बनाना चाही थी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे इशू आया, उन्होंने कहा कि भाई डीपीएसपी बड़े हैं फंडामेंटल राइट से, तो आप उनको ध्यान रखें। फिर से कोर्ट में केस गया, फेमस केस आया मिनर्वा मिल केस, बहुत ही फेमस केस है इस डिबेट के अंदर 1980 के अंदर। और उन्होंने साफ बोला कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के ही बैलेंस पे क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। दोनों एक दूसरे के अलग अलग नहीं हैं, दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, उसी बैलेंस पे हमारा संविधान टिका हुआ है। किसी को भी अगर मैं प्राइमेसी देता हूँ या देते हैं हम लोग, एक को बड़ा कर देते हैं, तो उससे ये बैलेंस, ये जो हारमोनी बनी थी वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे लिए इश्यूज बन जाएंगे। और ये फेमस लाइन है जो इनकी यहाँ पे थी, जो हम यूज़ भी करते हैं कि इट इज़ फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ठीक है, अब नाउ अभी का क्या स्टेटस है, आज का क्या स्टेटस है, जो सारी कहानी के बाद दोनों ही जुड़े हुए हैं, दोनों को ऐसा नहीं कि अलग अलग है। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कई सारे एस्पेक्ट में से, दोनों राइट्स की बात करते हैं, है ना, चीज़ों को लेके कई सारी चीज़ें दोनों की जुड़ी हुई है, आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ना कि सप्लीमेंट। दोनों दूसरे को अलग अलग नहीं, पूरक नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों क्या इंश्योर करते हैं, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी रखते हैं, इन्हीं के थ्रू ही हम समाज को बदल सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल राइट्स का लीगल जो स्टेटस है वो सुपीरियर है, क्योंकि वो क्या है, इन्फोर्सिएबल है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दीज आर इन्फोर्सिएबल। यही एकमात्र अंतर बताया गया है कि हाँ ठीक है, बड़ा है तो क्यों है, क्योंकि ये इन्फोर्सिबल है। अब वो इन्फोर्सिबल नहीं है, इसीलिए वो क्या है, उनका लीगल स्टेटस थोड़ा सा कमज़ोर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीपीएसपी की वैल्यू नहीं है, डीपीएसपी की अपने आप में वैल्यू है और वो बनाई ही रहेगी। तो ये सारी कहानी थी आपके इन केसेस की। राइट टू प्राइवेसी में बाद में भी ले सकता हूँ, पर ये आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या मुद्दे चले आपके। तो आपको वीडियो आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही वीडियो को चाहते हैं, अभी कुछ टाइम पे मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आप प्लीज़
टच में रहें चीज़ों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, क्योंकि इन आने वाले मंथ्स में आपको कई सारी वीडियोस मिलने वाली है मेरी, जो क्योंकि हम सब बिजी हो जाते हैं, टाइम मिल नहीं पाता, तो आपको पास सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको आ जाए। बाकी वीडियोस मैं आपको नेक्स्ट कुछ दिनों में डाल दूंगा। ओके, लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।